Okay, here you can see there are three linear equations. A1x plus b1y plus c1z is equal to d1, first equation. Second is a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, second equation. And third is a3x plus b3y plus c3z is equal to d3, that is the third equation. Okay, मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 133 निकालिए प्लीज. यू प्लीज कम टू पेज नंबर 133. ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मान लीजिए नेटवर्क की वजह से अगर स्क्रीन ब्लर हो जाती है, आप नहीं देख पाते, तो एटलीस्ट फिर आप अपने टेक्स्ट बुक में उस पेज पे देख सकते हैं. ओके, इतना आप कर सकते हैं. वॉइस मेरे हिसाब से आते रहता है, प्रॉब्लम मोस्ट प्रॉब्ली स्क्रीन ब्लर हो जाती है, वो हो जाता है. ठीक है, सो प्लीज कम टू पेज नंबर 133. Now here you are having three equations and these three equations are in three variables. आप रिकॉल कीजिए अपना 10th स्टैंडर्ड. ओके, इन 10th स्टैंडर्ड you have studied linear equations in two variables, solution of linear equation in two variables. आपने ये स्टडी किया था. उस केस में आपको दो इक्वेशन दिए रहते थे और दो वेरिएबल्स रहते थे. In that case there were two equations, a1x plus b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 या फिर इक्वल टू c1 रहता था. a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. और इसे सॉल्व करने के लिए आपने वेरियस मेथड्स सीखे थे. ठीक है, डायरेक्ट मेथड रहता था, एलिमिनेशन मेथड रहता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड रहता था, और एक मेथड रहता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. कुछ बच्चों को वो वाला मेथड बहुत इजी लगता था और कुछ बच्चों को वो वाला मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था. ओके, याद है? यस और नो? यस. तो जो आपने वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टडी किया था ना, दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ दिस ओनली. ये जो आप पढ़ रहे हो आज, यही था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इन 10th स्टैंडर्ड. ओके, वो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपके सॉल्यूशंस बनते थे ना, x इक्वल टू b1 c2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस b2 a1, तो वो और कुछ नहीं था. ऊपर एक डिटर्मिनेंट था, नीचे एक डिटर्मिनेंट था. ऊपर डिटर्मिनेंट था b1 b2 c1 c2 और नीचे डिटर्मिनेंट था a1 a2 b1 b2. दैट्स ऑल. और इसका नाम है, स्पेशल नेम है क्रैमर्स रूल. ठीक है, इसका एक स्पेशल नेम है क्रैमर्स रूल. बट डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आपने तब स्टडी नहीं किया था, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट उसके सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नाम देके उसे इंट्रोड्यूस किया गया था. बट एक्चुअली दैट वाज डिटर्मिनेंट ओनली, नथिंग एल्स. मतलब आपके लिए ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है. कॉन्सेप्ट इतना है कि आप सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टडी कर चुके हो, जहां पे दो इक्वेशन और दो वेरिएबल्स थे. अब आप पढ़ रहे हो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, यहां पे तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल्स. ओके, क्लियर? यू आर स्टडीइंग दिस. नाउ लेट्स प्रोसीड. अब ये जो तीन इक्वेशंस है, यू कैन राइट दीज इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. आप इन तीन इक्वेशंस को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो. कैसे? देखिए. नाउ सी, यहां पे दो मैट्रिक्स आप देख सकते हो, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है. ओके, वी आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्सेस. जो पहला मैट्रिक्स है, इसमें फर्स्ट रो है a1 b1 c1, सेकंड रो है a2 b2 c2 एंड थर्ड रो है a3 b3 c3. इसे कहा जाता है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स. ये जो तीन इक्वेशंस है, इन तीनों इक्वेशंस में a1 a2 a3 ये x के कोएफिशिएंट्स है, b1 b2 b3 ये y के कोएफिशिएंट्स है, c1 c2 c3 ये z के कोएफिशिएंट्स है. तो इस मैट्रिक्स को 3x3 मैट्रिक्स को कहा जाता है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स. ओके, फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो, इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स. ओके, इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम है जिसमें एक्स वाई जेड है. इसे कहा जाता है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स या फिर मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, क्योंकि एक्स वाई जेड अननोन्स है, हमें इनके वैल्यूज फाइंड करने हैं. सो इट इज नोन एज मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स या फिर मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स. ओके, क्लियर? अब सबसे पहले आप
ये देखिए क्या इन दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, बिकॉज मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए भी एक कंडीशन है, आपको चेक करना पड़ता है कि प्री फैक्टर में इतने ये, पोस्ट फैक्टर में उतने वो, जब वो इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आप पहले चेक कीजिए कि क्या इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। यस प्लीज चेक आउट एंड लेट मी नो। Yes, is the product possible between these two matrices? One student replying yes sir, okay, another also yes. चलिए, आपने कहा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो फिर ये बताइए मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? If we can multiply two matrices, then the result will again be a product matrix. So what will be order of that product matrix? गुड, 4 रिस्पॉन्सेज आए मेरे पास, 4 रिस्पॉन्सेज करेक्ट है। टोटल 34 स्टूडेंट्स है और रिस्पॉन्सेज ओनली 4, तो बाकी 30 बच्चे क्या कर रहे हैं? ओके, you can see this is 3 by 3, you can see this is 3 by 1. Number of columns of prefactor is 3, number of rows of postfactor is 3. So we can do the multiplication, and after multiplication we get a new matrix in which the number of rows will be 3 and in which the number of columns will be 1. और ये जो मैट्रिक्स मिलेगा ये रहेगा मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। इस इक्वेशन में वेरिएबल्स हैं, then you have coefficients and then you have constants. Okay, अब आप लोगों का काम क्या रहेगा वो सुनिए, ठीक है। What you will do, मैंने ये 3 इक्वेशन लिखे थे, उसके बाद मैंने क्या कहा था, we can express these equations in the form of matrix multiplication, मैंने ये कहा था, ठीक है। आप लोगों का काम क्या रहेगा, इसे वेरीफाई करना कि जो मैंने स्टेटमेंट कहा था वो सही है या गलत है। तो आप लोग अपने फ्री टाइम में क्या करोगे, you will multiply these two matrices, you will multiply these two matrices, ये जो आपके दो मैट्रिक्स है, 3 by 3 मैट्रिक्स एंड द कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स एंड मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करना कि आपको वाकई यहां से ये 3 इक्वेशंस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये आपका काम रहेगा। ओके, नाउ जो 3 by 3 मैट्रिक्स है उसे हम कंसिडर करेंगे ए, कैपिटल ए मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स है उसे हम मैट्रिक्स एक्स कंसिडर करेंगे वेरिएबल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को आप बी लिखो या डी लिखो, इट्स अप टू यू। वैसे आपके एनसीईआरटी में से बी दिया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ रेफरेंस बुक्स में से डी भी नाम दिया गया है क्योंकि सब डी है। ओके, वैसे डी ना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज डी इज जनरली टर्म्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, इसलिए बी दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, नाउ यू विल गेट दिस ax इक्वल टू बी। ओके, अब क्वेश्चन है कि इस ax इक्वल टू बी से हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ओके, दैट इज अ क्वेश्चन। अब इसके केसेस है। ओके, अब वो केसेस क्या है वो सुनिए। कोई मुझे रीड करके बताएगा ऊपर मैंने क्या लिखा है?
यस, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब रहता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। इन मैट्रिसेस में सिर्फ एक ए मैट्रिक्स ही है जो 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब इसका डिटरमिनेंट पॉसिबल है। बाकी दो तो कॉलम मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, मतलब डिटरमिनेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो यही एक मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट पॉसिबल है, और वहां पे मैंने लिखा है डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब जब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो रहता है, इसका मतलब रहता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है that when determinant of a is not equal to zero means a inverse will exist. Okay, a inverse exist करेगा। अब ये जो इक्वेशन है ax इक्वल टू बी मैट्रिक्स का इक्वेशन, इसमें हम क्या करेंगे, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। प्री मल्टीप्लाई का मतलब रहता है a इनवर्स को हम प्री फैक्टर लेंगे। ओके, यू नो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, इसलिए फैक्टर्स का भी इंपॉर्टेंस रहेगा, किसी हम प्री लेते हैं, किसी हम पोस्ट लेते हैं। Now see this, जब हम a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट a inverse into ax, it is equal to a inverse into b. In the next step we will apply the associative law of matrices. Matrices में associative law hold करता है, so we get a inverse into a into x is equal to a inverse into b. A inverse into a is I, so we get I into x equal to b, and that gives you x equal to a inverse into b. x जो है it is matrix of unknowns, तो LHS तो आपका मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स हो गया। RHS में आपको A इनवर्स इंटू बी आ रहा है। अगर आपको मैट्रिक्स A पता है देन यू कैन फाइंड मैट्रिक्स A इनवर्स आइदर बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, और द बेस्ट इज बाय एडजॉइंट मेथड, जो कि इजीएस्ट है। ठीक है, आप एडजॉइंट मेथड का यूज करके A इनवर्स फाइंड कर सकते हो, आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके A इनवर्स फाइंड कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, A इनवर्स मिल जाए, यू नो व्हाट आर द कांस्टेंट्स, क्योंकि इक्वेशन दिए रहेंगे तो उसमें कांस्टेंट तो दिए ही रहेंगे। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई A इनवर्स विथ मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। ओके, जिसमें A इनवर्स आपका प्री फैक्टर रहेगा। ठीक है, A इनवर्स को कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, वंस अगेन यू विल गेट अ 3/1 मैट्रिक्स, बिकॉज A इनवर्स जो है इट इज अ 3/3 मैट्रिक्स, और जो B है इट्स 3/1 मैट्रिक्स, सो प्रोडक्ट इज पॉसिबल एंड यू विल गेट 3/1 मैट्रिक्स, और ऑलरेडी x आपका 3/1 मैट्रिक्स, सो बाय इक्वलिटिव मैट्रिसेस यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x, y, z. दिस इज द मोस्ट easiest method to find the solution of variables. ओके, और ऐसे केस में सोल्यूशन जो मिलेगा इट विल बी यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन विल बी ए यूनिक सोल्यूशन। ये केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में क्या देगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। देन यू हैव केस सेकंड, जहां पे ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डिटरमिनेंट इज जीरो। ओके, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ए सिंगुलर मैट्रिक्स है मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज जीरो। मैं एक पॉइंट भूल गया हूं, इस पॉइंट को मैं यहां मेंशन करता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो पहला केस था जिसमें सोल्यूशन यूनिक है, इस केस में कहा जाता है दैट द गिवन लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। Given linear equations are consistent. Okay. Now, next concept is A is a singular matrix, जहां पे determinant of A equal to 0 आता है। अब अगर determinant of A equal to 0 आता है तो
ऐसे केस में दो पॉसिबिलिटीज है फिर से. What you have to do? Okay, you have to find adjoint of A. You have to find adjoint of A, और ये adjoint of A 3x3 मैट्रिक्स रहेगा. इसे आपको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स B से, मीन्स मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स. एंड इफ दिस टर्न्स आउट टू बी 0, तो ऐसे केस में फिर से लीनियर इक्वेशंस जो रहेंगे वो कंसिस्टेंट रहेंगे बट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. You have to find adjoint of A, जो कि 3x3 मैट्रिक्स आएगा. You have to multiply this with B, and if turns out to be 0 मैट्रिक्स, मतलब सब एलिमेंट 0 हो जाते हैं, then in that case once again the solution of linear equations will be consistent, but in case में यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, सिंगल सोल्यूशन नहीं आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस आएंगे. ओके, सेकंड केस है जहां पे आपने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया, मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई किया और वो नॉन जीरो आ रहा है, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो मैट्रिक्स नहीं आ रहा है. ऐसे केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और आंसर आएगा नो सॉल्यूशन. ऐसे केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा एंड इट विल हैव नो सॉल्यूशन. ओके, अब इससे रिगार्डिंग भी आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, आपको याद दिला दूं. सी, एक केस आपका हुआ करता था 2/2 में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2. ऐसे केस में क्या रहता था, रिकॉल योर 10th स्टैंडर्ड, जब a1/a2 यस, आयुषी कुमार ने आंसर दिया यूनिक सॉल्यूशन यस. ऐसे केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता था और आंसर आता था यूनिक सॉल्यूशन. a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2. सेकंड वाज a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2. yes, फिर से कंसिस्टेंट बट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. थोड़ा रिकॉल करते हैं, ये जो पहला केस मैंने लिखा था, इस केस में कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, और इसमें एक और आप लिखते थे सॉल्यूशन इज अ सिंगल पॉइंट विच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, इस केस में कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इस केस में आप लिखते थे द लाइंस आर कोइंसिडेंट. द लाइंस आर कोइंसिडेंट मतलब ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने के बाद आपको लाइन एक दिखाई देगी बट एक्चुअली वहां पे दो लाइंस है. ओके, एक्चुअली वहां पे दो लाइंस है और वो दोनों लाइंस में प्रोपोर्शनैलिटी है. a1 a2 प्रोपोर्शनल, b1 b2 प्रोपोर्शनल, c1 c2 प्रोपोर्शनल. थर्ड केस, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2. इस केस में पैरेलल लाइंस, वेरी गुड. इस केस में है इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, मींस लाइंस विल बी पैरेलल. ये जो तीन कॉन्सेप्ट आप वहां स्टडी करके आए हो ना, बिल्कुल यही तीन कॉन्सेप्ट यहां पे भी है. ठीक है, फर्स्ट इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, एंड थर्ड इज inconsistent means no solution. So
कंसिस्टेंसी के केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस में आपको फिर से दो केसेस है। सेकंड केस है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ रहा है, मींस डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ रही है। ओके, अब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ रही है, मैट्रिक्स है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए तो इस केस में भी अगर फाइंड करना ही है, यदि आप ए इनवर्स एडजॉइंट के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हो तो। ओके क्लियर। अगर आप ए इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन अगर एडजॉइंट मेथड यूज करना है तो एडजॉइंट आपको इस केस में फाइंड करना है, एडजॉइंट आपको इस केस में फिर फाइंड करना है। You find adjoint of A in this case when determinant of A is equal to 0 means matrix A is singular। फिर उस adjoint of A को आपको matrix B से मल्टीप्लाई करना है। यदि ये 0 आता है then the solutions are again consistent but now there are infinitely many solutions। okay, और यदि not equal to 0 आता है then the solutions are inconsistent and it has no solution। yes, any doubt?